हेलो बच्चों, हमने क्लास 11th का संबंध एवं फलन जो कि चैप्टर 2 है उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि समुच्चय क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, ये सारे पे हमने इससे पहले वाला सेशन देख लिया है। आप अगर इस सेशन पे आए तो वो वाला सेशन पहले देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आज हम क्या देखेंगे। आज हम उसका एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x by 3 plus 1 और y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 और 1 by 3 है, तो x और y का मान ज्ञात करो। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये अगर पहले वाले का तुलना आप पहले वाले से करेंगे और दूसरे वाले के बराबर दूसरा वाला, क्रमित युग्म की समानता हमें यही कहती है कि फर्स्ट जो यहाँ का फर्स्ट अवयव होगा वो इसके बराबर, फर्स्ट वाले अवयव के बराबर, और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा। सिंपल। अब आप यहाँ पे क्या करिए, x by 3 plus 1 इज इक्वल टू दिखा दीजिए 5 by 3। यहाँ से आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 3 अगर एलसीएम लिया तो x plus 3 इज इक्वल टू 5 by 3। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब x plus 3 इज इक्वल टू 5, अब x इज इक्वल टू 2, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम y देखते हैं, दूसरे वाले कंपेयर कराते हैं, तो y minus 2 by 3 इज इक्वल टू कितना, 1 by 3। तो 3y minus 2 upon 3, एलसीएम लिया है 3 मैंने, 1 by 3, ये कट गया। 3y minus 2 is equal to 1, y is equal to, ये 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3, और ये 3 नीचे आएगा 3, तो यहाँ से y is equal to कितना आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x और y की वैल्यू फाइंड होगी। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो आपको ऐसे ही करना है, क्रमित युग्म की समानता के साथ। आगे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अवयव अगर संख्या दिया हो तो आप किससे डिनोट करते हैं, n से। तो ए में कितने अवयव है, 3 है, ठीक है। तथा समुच्चय b इज इक्वल टू 3 4 5, तो a क्रॉस b में अवयव की संख्या ज्ञात करें, मतलब n a क्रॉस b हमको निकालना है। तो n में हमको पता है 3 है, n भी हम यहाँ से देख सकते हैं कितना है, बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे, b में कितने एलिमेंट्स है, सिंपल, nb मीन्स b में कितने एलिमेंट्स है, na मीन्स a में कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और हम जानते हैं एन ए क्रॉस बी, मतलब कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, एन ए इंटू एन बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी का, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब एन ए आपको पता है 3 है और एन बी कितना है, 3 है, बस सिंपल 9, यानी कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 3, यदि g इज इक्वल टू 7 8, h इज इक्वल टू 5 4 2, तो g क्रॉस h और h क्रॉस g, हमें पता है कि ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है, सेम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए आपका g क्या दिया है, g इज इक्वल टू 7 8 दिया है, और h इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 4 और 2 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, g क्रॉस h, कार्तीय गुणन g क्रॉस h निकालना है। तो हम इसको आलेखीय विधि से ना करके एक बार डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम, जब कार्तीय गुणन कराते हैं, g क्रॉस h का मतलब क्या है, कार्तीय गुणन। जब हम कार्तीय गुणन कराते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले में का एक एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, यहाँ से एक उठाया 7, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई, आप 7 को इसके साथ और इसके साथ रखिए, ठीक है। अब रखा 7 5, फिर 7 4, फिर 7 2, ठीक। अब क्या करते हैं, अब सेकंड वाले एलिमेंट को निकाल उठाते हैं और सबके साथ रखते हैं, है ना। तो 8 5 8 4, फिर 8 2, ठीक है बेटा, समझ में आया। g क्रॉस h हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब h क्रॉस g क्या हो जाएगा, h क्रॉस g, ये नहीं कि इसको उल्टा करके लिख देना, नहीं, वो अलग चीज होता है। कैसे, h क्रॉस g में हम क्या करेंगे, पहले h वाला उठाएंगे, ठीक है। h का एक एलिमेंट उठाया और इन दोनों से किया, फिर 4 को उठाया 7 8 के साथ रखा, 2 को उठाया 7 8 के साथ रख दिया, ठीक है। तो क्योंकि जो पहले वाला रहता है उसमें से पहला एलिमेंट उठाते हैं। अब 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8, ठीक है, समझ में आया। ऐसे हम करते हैं कार्तीय गुणन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सत्य और असत्य बताना, और जो असत्य है उसको सत्य बना के लिखना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, p इज इक्वल टू m n है, ठीक है। p में 2 एलिमेंट्स क्या है, n है और n है, और q में n और m 2 एलिमेंट्स ये हैं। तो p क्रॉस q nm और nn होगा, क्या होगा,
आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हैं कि जब NP इज इक्वल टू कितना है, NP इज इक्वल टू 2 है ना बच्चों, और NQ इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हम जानते हैं कि जब हम कार्तीय गुणन कराते हैं, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितना है, बस 1 और 2, बस 2 ही अवयव है, क्योंकि आपको पता है कि इसको आप पूरा एक अवयव मानेंगे और इसको पूरा एक अवयव मानेंगे, इसमें बस 2 अवयव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, सत्य है, और ये हमने असत्य है और हमने ये सत्य बनाकर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्योंकि P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या 2 है, जबकि ऐसे ऐसे होना चाहिए और अवयवों की संख्या 4 होनी चाहिए। आप इसको चाहे तो बना सकते हैं कि P क्रॉस Q अगर हम करेंगे तो कैसे करते हैं, P का एक एलिमेंट उठाया, M को उठाया, दोनों से किया MM, फिर ठीक, ये हो गया MM, फिर हो गया M को उठाया, M के साथ MM, फिर अब दूसरा वाला एलिमेंट उठाया, दूसरा वाला एलिमेंट उठाया, पहले वाले के साथ लिखा NM, फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लिखा NM, बस। तो ये आप लिख देंगे कि ये सही, इसका कार्तीय गुणन सही इतना आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें सत्य और असत्य ही बताना, उसमें भी कार्तीय गुणन आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक बहुत क्वेश्चन उस पर करा रखे हैं, तो आप लोग कार्तीय गुणन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए और बी अरिक्त समुच्चय, ठीक है बच्चों, क्या है, ए और बी अरिक्त समुच्चय है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, और ए क्रॉस बी में एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए सिंपल क्या बोल रहा है, ए और बी क्या है, अरिक्त समुच्चय, मतलब कि ए में भी कुछ होगा और बी में भी कुछ होगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी कुछ होगा और बी इज इक्वल टू बी कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों का अरिक्त समुच्चय है। अब ए क्रॉस बी क्या है, वो भी अरिक्त है, उसमें भी कुछ है, जिसमें क्या है, अरिक्त समुच्चय है, किसका अरिक्त समुच्चय है, एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में एक्स और वाई के कुछ क्या है, क्रमिक युग्म बन रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्स बन सकता है, एक्स वाई बन सकता है, वाई वाई, वाई एक्स, ऐसे करके कुछ भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक्स एलिमेंट है ए का और वाई एलिमेंट है बी का। समझ में आ रहा है कि एक्स क्या होगा, एक्स एक्स, अगर एक्स वाई का कुछ बन रहा है तो पहला वाला एलिमेंट किसका हो जाएगा, क्योंकि इससे अगर हम लोग देखते हैं, इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो एक्स एक्स और एक्स वाई, तो पहला वाला एलिमेंट किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, हमें पता है, और दूसरा वाला बी का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं कह रहा है। ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक और एक समुच्चय है, जिसमें एक्स वाई का यूज किया गया है, और एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, और वाई क्या है, बी का एलिमेंट है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, ये एकदम सत्य है, क्योंकि आपको पता है क्रमिक युग्म में पहले वाला किससे होता है, पहले वाले समुच्चय से होता है, और दूसरा वाला किससे होता है, दूसरे वाले समुच्चय से होता है। यानी कि ये सही बात है कि ये पहले वाला समुच्चय ए से होगा और ये दूसरा वाला समुच्चय बी से होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखिए, अगर a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4 है, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम b इंटरसेक्शन 5 देखते हैं। अगर b इंटरसेक्शन 5 हम करेंगे तो उसका क्या आएगा, इंटरसेक्शन में 5 ही आएगा। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी पिछले वाले सेशन में कि क्रमित युग्मों में हमने ये देखा था कि जब हम वो कार्तीय गुणन कराते हैं तो किसी भी रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन कराने पर वो भी क्या मिलता है, रिक्त समुच्चय मिलता है। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 एक रिक्त समुच्चय होगा। क्यों रिक्त समुच्चय होगा, होगा क्योंकि किसी समुच्चय का
रिक्त समुच्चय के साथ कार्तीय गुणन क्या होता है? रिक्त होता है। कैसे अब समझ में आएगा कि रिक्त होता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या है? बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू क्या है? फाइव है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव की जगह हम फाइव रखते तो ये भी क्या आएगा? फाइव आएगा। सिंपल, ऐसे ही हमको करके इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि a इज इक्वल टू क्या है? -1 और 1 है, तो a क्रॉस a निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं कि a क्रॉस a निकालते हैं, ठीक है। a क्रॉस a निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? a क्रॉस a निकालने के लिए आलेखीय विधि का उपयोग ना करके हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। -1 1 a, एक और a लिख दीजिए, -1 1। अब हमको क्या पता है? पहले वाले को उठाया, दूसरे से लिखा, दूसरे को उठाया, दोनों के साथ लिख दिया, ठीक है। अब a क्रॉस a कितना हो जाएगा? पहले को उठाया, पहले के साथ लिख दिया, ठीक। फिर पहले को दूसरे के साथ लिख दिया, फिर दूसरे को पहले के साथ लिख दिया, फिर दूसरे को दूसरे के साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये तो निकल गया a क्रॉस a। अब फिर हमको निकालना, अगर a क्रॉस a तो ये कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब इसमें आप किसका कराएंगे? अब इसमें आप इसका कराएंगे कार्तीय गुणन, ठीक है, ये अलग है। अब देखिए, अब इसको आप एक अवयव की तरह ट्रीट करेंगे, ये नहीं कि ये एक अलग है, ये एक अलग है और ये अलग हो गया, नहीं। अब देखिए, आप इसको पूरा एक समझेंगे, तो यानी पहले वाले को आप उठाएंगे, इसके साथ लिखिए, इसके साथ लिखिए, दूसरे को उठाइए, इसके साथ लिखिए, इसके साथ लिखिए, तीसरे को उठाइए, इसके साथ, इसके साथ, चौथे को उठाइए, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। पहला उठाया, पहला क्या है? -1 है, किसके साथ लिख दिया? पहले वाले के साथ -1, ठीक है। अब फिर पहले को किसके साथ लिखिएगा? -1 को दूसरे वाले के साथ 1, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब दूसरे को उठाया, -1 1 किसके साथ लिख दिया? पहले वाले के साथ लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब फिर इसको किसके साथ लिख दिया? फिर दूसरे वाले को दूसरे के साथ लिख दिया, -1 1 फिर 1। अब देखिए, अब तीसरे को उठाया, 1 और -1 को किसके साथ लिख दिया? पहले के साथ -1, और फिर इस तीसरे को किसके साथ लिख दिया? दूसरे के साथ, ठीक। अब फिर चौथा उठाया, 1 1 किसके साथ लिख दिया? पहले के साथ, फिर इसको किसके साथ लिख दिया? दूसरे के साथ लिख दिया। बस ये ऐसे इतना सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं, अगर आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या है? ax है, ay है, bx है, by है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि a दो बार यूज हुआ है, b दो बार यूज हुआ है, x y दो बार यूज हुआ है, यानी कि ये क्रमिक युग्म a क्रॉस b है, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? a एंड b निकालना है। हमको पता है कि पहला वाला एलिमेंट जो होता है वो किससे होता है? पहले वाले समुच्चय से होता है। मतलब कि a से क्या हो सकता है? a से आपका पहला सब हो सकता है, पहला सब, यानी a b b। अब आपको पता है कि समुच्चय में कोई भी एलिमेंट क्या होता है? रिपीट नहीं होते। इसका मतलब कि a में सिंपली आपको क्या समझ में आ रहा है? a और b है, ठीक है। अब आपको पता है दूसरा चीज क्या, कि दूसरे वाले जो अवयव होते हैं वो किससे लिए जाते हैं? दूसरे वाले समुच्चय से लिए जाते हैं। तो मतलब कि b से क्या क्या लिया गया है? x y। इसमें भी सेम चीज रिपीट नहीं करता है, तो सिंपल b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x y सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, c इज इक्वल टू 5 6 और d इज इक्वल टू 5 6 7 8 है। अब हमको क्या सत्यापित करना है कि a का और b इंटरसेक्शन c का जो कार्तीय गुणन है वो a और b के कार्तीय गुणन और a और c के कार्तीय गुणन का इंटरसेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले देखिए कि b इंटरसेक्शन c निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले b इंटरसेक्शन c देखते हैं। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है? मतलब b और c में कॉमन क्या है? b में 1 2 3 4 है, c में 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब हमको पता है कि जब हम कार्तीय गुणन कराते हैं किसी भी रिक्त समुच्चय के साथ, मतलब कि हम a का कार्तीय गुणन किसके साथ? 5 के साथ कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये आपका आ गया 5, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब चलिए इधर हम थोड़ा ध्यान देते हैं
कि ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो कितना आएगा, ए का पहला वाला लीजिए, तीन चारों से कराइए, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4, दूसरा वाला लीजिए 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक। ए क्रॉस बी निकल गया। अब अगर ए क्रॉस सी, ए और सी का कार्तीय गुणन देखते हैं तो ए और सी का, इसका और इसका, ठीक है। पहला वाला लिया और दोनों से कराया 1 5 फिर 1 6, ठीक। अब 2 5 फिर 2 6, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब इंटरसेक्शन देखना है। तो देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें। आप भी देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब कि हमने सत्यापित कर दिया कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, उसी का क्वेश्चन, उसी का पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी का एक उप समुच्चय है। तो सबसे पहले हम अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, ए और बी का कार्तीय गुणन कराई तो कितना होगा, पहला एलिमेंट उठाया दूसरा लिखा, ठीक, 1 3 1 4। अब दूसरा उठाइए 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब क्या करना है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी करिए। तो देखिए पहला उठाइए, डी वाले से कराइए, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक। फिर बी क्रॉस डी, ठीक है। अब तीसरा उठाइए, तो 3 5 3 6 3 7 3 8। चौथा उठाइए तो 4 5 4 6 4 7 और 4 8। अब देखिए कि ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स क्या बी क्रॉस डी में है, मतलब कि बी क्रॉस डी में ए क्रॉस, यहाँ पे आपका ए क्रॉस सी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ए क्रॉस सी होगा। जब आप ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए क्रॉस सी में पहला उठाया और सी से कराए तो 1 5 आएगा, फिर 1 6 आएगा, ठीक है। फिर ये पूरा मिटाइए, क्या आएगा, फिर 2 5 2 6 आएगा। अब देखिए कि क्या इसके सारे एलिमेंट्स उप समुच्चय में हमें पता है क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसमें होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसमें होंगे, मतलब कि ये इसका उप समुच्चय। अब देखिए 1 5 है 1 6 है 2 5 है 2 5 है 2 6 है, इसका मतलब कि ए क्रॉस सी उप समुच्चय होगा बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो ये सही बात है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 है, b इज इक्वल टू 3 4 है, तो a क्रॉस b लिखो, ठीक है। लिखते हैं a क्रॉस b के लिए क्या करते हैं, पहला उठाते हैं दोनों के साथ लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा उठाइए दोनों के साथ लिख दीजिए, ठीक 2 4, ठीक है। अब क्या इसके कितने उप समुच्चय होंगे, आपको पता है कि उप समुच्चय हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो उप समुच्चय लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, 5, ठीक है। उप समुच्चय में सबसे पहले हम 5 लिखते हैं। फिर पहले सबको, अब आपको पता है कि इसको आप एक एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे, आप इसको दो दो नहीं, इसको बस एक, इसको एक, इसको एक, इसको एक, मतलब कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, फिर एक एक एलिमेंट लिखते हैं ना। जब हमको उप समुच्चय लिखना है तो पहले एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर पूरा 4, ठीक है। एक 3 लिख दिया, एक 4 लिख दिया, ठीक। फिर 2 3 लिख दिया, फिर 2
4 लिख दिए, एक एक एलिमेंट लिख दिए, सबको करली ब्रैकेट में। अब दो दो लिखिए, 1 3 और 1 4। ठीक, अब फिर 1 3 को 2 3 के साथ लिखिए, फिर 1 3 को लिख दिया किसके साथ, 2 3 के साथ। ठीक, फिर 1 3 को किसके साथ लिख दिया, फिर 1 3 को लिख दिया किसके साथ, 2 4 के साथ। ठीक, अब 1 4 को उठाइए, अब 1 4 को उठाया, किसके किसके साथ लिखा, एक बार 2 3 के साथ और एक बार 1 4 को किसके साथ, 2 4 के साथ। ठीक, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि कितने उपसमुच्चय बनते हैं। अगर एलिमेंट्स की संख्या क्या करते हैं, 2 के पावर n, तो हमको पता चल जाता है कि कितने उपसमुच्चय बनेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है, तो 2 के पावर 4 यानी कि 16, इसमें टोटल 16 उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लिखते हैं, फिर डबल डबल, 1 2 एक साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, इन दोनों को एक साथ, फिर इसी को इसके साथ, इन दोनों को एक साथ। ठीक, फिर 3 3, ये 3 एक साथ, फिर क्या करते हैं, ये लिखा, फिर क्या करते हैं, फिर ये लिखेंगे, फिर 1 2 3 ये एक साथ लिखेंगे, फिर हम ऐसे करके लिखते हैं, कोई भी रिपीट ना हो। ठीक है, 1 4 को लिख दिया 2 4 के साथ, अब इसको लिखिए 2 3 को लिखिए 2 4 के साथ। ठीक है, 2 2 का पेयर हमारा बन गया, 2 4 के साथ 1 3 है ना, हाँ 2 4 के साथ 1 3 है। अब 3 3 का पेयर बनाइए, अब 1 3 1 4 और 2 3। ठीक, एक पेयर ये बना। अब फिर एक छूट गया था, तो 1 3 1 4 2 3 हो गया है। अब 1 3 1 4 2 4 नहीं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 हो गया। अब इसको रिपीट मत करिए, इसको अब 1 3 1 4 2 3 हो गया है, तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 3 2 3 2 4। ठीक, अब लिखेंगे 1 3 2 3 2 4 को एक साथ। अब देखिए, ठीक है, 2 3 2 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम 3 का पेयर किसके साथ लेंगे, इन सबका हो गया। अब इसको उठाइए, इन दोनों के साथ लिखिए, तो 1 4 2 3 2 4। ठीक, अब इन तीनों को एक साथ लिखे क्या है, ठीक है, अब चारों को एक साथ लिख दीजिए, 1 3 1 4 2 3 2 4। देखिए 16 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 1 3 1 4 2 3 हाँ, यहाँ पे एक छूट गया, क्या, इन तीनों को एक साथ लिखना, 1 3, इसको बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है क्योंकि ताकि कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। तो ये 16 का पेयर हमारा 16 इसमें टोटल बन गया। 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, Na बराबर 3, मतलब कि ए में कितने अवयव है, 3 अवयव है, और Nb बराबर 2, यदि x1 y2 z1 a क्रॉस b में है, मतलब कि a क्रॉस b में क्या है, a क्रॉस b में कहीं पे x1 y2 और z1 है, इसके अलावा भी कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, तो a और b ज्ञात करो जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला हम लेते हैं, फर्स्ट वाला किससे लेते हैं, ए से लेते हैं हमेशा, आपको पता है ना। और क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड 3 हमें फर्स्ट वाले मिले हैं, तो ए में यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट मिल गया, तो ये ए में हमको कंफर्म हो गया कि एक्स वाई जेड हो सकता है। अब बी में कितने हैं, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ, दूसरे वाले में 1 2 1, यानी बस 1 और 2 का यूज किया गया है, तो यानी कि बी में क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। तो ये भी पॉजिटिव होता है इसका भी कि बी में कितने एलिमेंट है, 2 है, और ए में कितने हैं, 3 है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, ठीक है, जिसमें से 1 0 -1 0 और 0 1 भी है, तो ए ज्ञात करो। अब देखिए, अब ए क्रॉस ए में हमको क्या मिल गया, -1 0 और
0 और 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे A क्रॉस A ही है, अगर यहाँ पे A क्रॉस B होता तो सिंपली हम क्या करते कि पहले वाला जो अवयव है वो A से लिया गया, दूसरा वाला जो है B से लिया गया, बट यहाँ पे क्योंकि A क्रॉस A ही है यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब किसमें होंगे, A में होंगे ही, यानी कि -1 भी A में होगा, 0 भी A में होगा और 0 ऑलरेडी है और 1 भी A में होगा। इसका मतलब कि A में क्या क्या होगा, ए में -1 भी होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा, तभी हमारा ये बनेगा। अभी मैं आगे अगर बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ये क्योंकि बोल रहा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात करो। अब देखिए, अब ए दो जगह लिख दिया, अब ए क्रॉस ए अगर हमको निकालना कार्तीय गुणन ए का ए में कराना है, आपको पता है सबसे पहला वाला उठाइए, तीनों के साथ लिखते हैं, -1 ठीक, -1 0 -1 1 ठीक। अब दूसरा उठाइए, तीनों के साथ लिखिए 0 -1 0 0 0 1 ठीक। अब तीसरा उठाइए 1 को, तीनों के साथ लिखिए 1 -1 1 0 और 1 1। अब देखिए यहाँ से हमें कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिल गया ना। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है जिसमें से -1 0 और 0 1 भी है, -1 0 और 0 1 0 1 0 1 0 1 भी है, तो शेष अवयव हमको यही निकालना था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अवयव निकालना था। यहाँ से हमको ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि जब ए में ये तीनों एलिमेंट होंगे तभी हमको ये मिलेगा। सिंपल आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर ए क्रॉस ए जहां भी आएगा सेम अगर आएंगे तो क्या उसमें अंदर जितने भी एलिमेंट दिए रहेंगे वो सभी के सभी इसमें होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी होता तो पहले वाले से करे आते थे और इसको ए बना देते कि -1 और 0 ए में है और दूसरा वाला बी में है। ठीक है, ये सेशन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल्स में डीपली समझ में आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसके आगे हम देखेंगे असली में संबंध। अभी तो हमने कार्तीय गुणन वगैरह उस पर एक्सरसाइज देखा, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, संबंध। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।